हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। सभी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं। कड़ाके की ठंड भी बढ़ रही है, आज तो बारिश का भी मौसम रहा फिलहाल देखने को। तो ध्यान रखिए, थोड़ा सा आराम से पढ़ लीजिए, थोड़ा सा हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए क्योंकि पेपर सेंटर तक पहुंचना है, एग्ज़ाम देना है, बेहतर तरीके से देना है, इसलिए थोड़ा सा वर्क करिए। चलिए आइए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लास से। जितने फ्रेंड्स आज पहली बार आए हैं यहाँ पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, ये सारे पीडीएफ और भी जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ वहाँ पर दिए जा रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आपको हेल्प मिलेगी। आज की जो क्लास है ये क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने पीछे के सेक्शन से सोशल साइंस की क्लास को अरेंज किया हुआ है। एसएसटी की 50 नंबर का पेपर है, जहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मैं करवाने वाली हूँ। सिर्फ एक ओरिएंटेड टॉपिक है, जैसे मुद्रा की ही बातें ढेर सारी की गई है। राष्ट्रीय कंपनी वगैरह का भी सेक्शन आपके पीछे एसएसटी में दिया गया है, तो वो यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा अपनी इस क्लास को और वन बाय वन करके आंसर्स को देखिएगा। क्वेश्चंस काफ़ी नए भी आप लोग के लिए यहाँ पर मिलेंगे, तो ये करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चंस आपके एसएसटी में तो 15 ही आएंगे, अभी मैंने आपके लिए 15 से ज़्यादा प्रश्न लिए हुए हैं, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं, देखते हैं क्लास। ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से देखिए। क्वालिटी इंक्रीज करिए, आपको भी दिखेगा। पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज में है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ये कथन किसका है? स्टेटमेंट के प्रश्न इसमें भी है। पहला ऑप्शन दिया है, ये मार्शल ने कहा है, दूसरा वॉकर ने कहा है, तीसरा पीगू ने कहा है, चौथा काउथर ने कहा है। 4 ऑप्शन है, बहुविकल्पी प्रश्न है। आपसे बहुत ही सिंपल पूछा जा रहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करे। ये किसने कहा है? स्टेटमेंट के प्रश्न आपके सोशल साइंस में भी इंक्लूडेड है। तो मुझे क्लियर कट में आंसर बताइए कि क्या यहाँ पर आपको सही होगा। जिन्हें नहीं पता है वो क्वेश्चंस यहाँ से आज तैयार कर लेंगे, आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पे। ध्यान रखिएगा, जो राइट आंसर है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करे, ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये वॉकर ने कही है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, साख मुद्रा को वर्गीकृत किया जा सकता है। साख मुद्रा को वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि बांटा जा सकता है। 4 भागों में बांट सकते हैं और 8 भागों में बांट सकते हैं, 7 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं, यही आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। मुझे आप बताइए कि साख मुद्रा को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आराम से देखिए ताकि गलत ना करें और प्रॉपर तरीके से सभी स्टूडेंट इसका रिप्लाई करें। चलिए बताइए, आप लोगों ने क्या पढ़ाई की है? आप लोगों ने काफ़ी चीज़ों को पढ़ा है, सीरीज से भी आप लोग कवर अप कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग को भाई पता होने चाहिए, क्योंकि पूछा जाएगा। हो सकता है लिखने को भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएं। क्या होगा राइट आंसर? एग्जैक्टली कितने भाग हैं जो यहाँ पर बांटे गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल है, जो चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। तो ये लगभग जो कह सकते हैं आपके जो ये साख मुद्रा के प्रकार यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं, इनके टाइप तो लिखने को कम ही आ सकते हैं। तो यहाँ पर 5 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, 5 भागों में इसको साख मुद्रा को डिवाइड किया गया, ठीक है। तो दूसरे में डी ऑप्शन, ये जो 5 वाला आपका यहाँ पर है 5, ये होगा। 5 भाग में क्या क्या आएगा? तो 5 भाग में जहाँ तक मैं बताती हूँ, देखिए, एक तो चेक आता है, ठीक। और चेक भी कई तरीके, एक वाहक चेक होता है, एक आदेश अनुसार चेक होता है, एक रेखांकित चेक होता है। एक चेक आएगा। दूसरा जो आएगा वो आपका होगा बैंक ड्राफ्ट होगा, मुझे जितना याद है फिलहाल के लिए, ठीक है। बैंक ड्राफ्ट होगा, एक साख मुद्रा का टाइप हो गया। दूसरा जो होता है उसको कहते हैं प्रतिज्ञा पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रतिज्ञा पत्र कहते हैं। उसके बाद एक और जो होता है उसको हुंडी कहा जाता है, ठीक है, हुंडी कहा जाता है। और एक और होता है उसको विनियम विपत्र कहते हैं, यानी कि विल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, विनियम विपत्र कहते हैं, ऐसे विपत्र, विनियम विपत्र। तो ये 5 है, फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए। एक होता है विनियम विपत्र, जिसको कहते हैं विल्स ऑफ एक्सचेंज। एक होता है हुंडी। तीसरा होता है प्रतिज्ञा पत्र, यानी कि प्लेस लेटर। और चौथा होता है बैंक ड्राफ्ट। और 5वां होता है चेक। तो ये 5 होते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए, इसीलिए मैंने कहा कि आपको बता देते हैं। आगे बढ़िए, तीसरा देखिए, धातु मुद्रा को वर्गीकृत किया जा सकता है 8 भागों में, 7 भागों में, 5 भागों में, 2 भागों में। जो धातु मुद्रा होती है उसको हम कितने भागों में बांटते हैं? इसके लिए भी वैसे ही प्रश्न है, क्योंकि ये आते हैं, इनके टाइप वगैरह कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको जानना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका क्या होगा? कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है? तो ध्यान रखिएगा, बताइए क्या होगा आप सभी भी। चलिए रिप्लाई करिए कि यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन है
जो करेक्ट, ध्यान रखिएगा इसका बेसिक ऑप्शन जो करेक्ट है वो आपका बी है। ठीक है, दो प्रकारों में इसको बांटा गया। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, मुद्रास्फीति का जो कारण है वो क्या होता है? मुद्रास्फीति का जो रीज़न है वो क्या है? तो यहाँ पर लिखा है हिनार्थ प्रबंधन, दूसरा है वाणिज्य बैंकों का व्यवहार, तीसरा है अनुत्पादक और चौथा है उपयुक्त। अनुत्पादक व्यय में वृद्धि, अनुत्पादक व्यय में वृद्धि। तो चौथे का राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ में क्या है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर मुद्रास्फीति के जो कारण आपसे पूछ रहा है सभी होगा। यहाँ पर आपके बहुत सारे प्रबंधन को भी देखकर दिक्कत होती है। ठीक है, वाणिज्य बैंकों का व्यवहार भी काफ़ी हमें जो है दिक्कत करता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन सही, फोर्थ में डी होगा। फिफ्थ देखिए, ग्रेसम आर्थिक सलाहकार थे, इसमें डी है। पांचवा है ग्रेसम आर्थिक सलाहकार थे महारानी विक्टोरिया के, सिकंदर के, हिटलर के, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के थे। किसके सलाहकार थे? तो ध्यान रखिएगा राइट ऑप्शन है जो कि आप लोगों को नहीं पता होगा, फिफ्थ में डी ऑप्शन, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के थे। नेक्स्ट आइए, सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्या है? थोड़ा सा कम दिख रहा है, फिलहाल मैं इसको आपको बताती हूँ। लिखा हुआ है मुद्रास्फीति का कारण पूर्ति की कमी के कारण होता है, वैश्वीकरण के कारण होता है, लागत में वृद्धि के कारण होता है, कि सभी के कारण होता है। जो इन्फ्लेशन आता है उसका रीज़न क्या है, किस वजह से होता है? क्या पूर्ति की कमी हो जाती है इसलिए होता है, वैश्वीकरण हो जाता है इसलिए होता है, लागत में वृद्धि होती है इसलिए होता है? तो यहाँ पर ध्यान रखें उपयुक्त सभी ऑप्शन होगा जहाँ पर ये मुद्रास्फीति का कारण बनता है, मुद्रास्फीति का कारण बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, मुद्रा संकुचन का कारण क्या है? भारी कर का लगान होना, बैंक दर ऊंची कर देना, लागत में वृद्धि होना, दोनों। मुद्रा संकुचन का कारण क्या होता है? सेवेंथ में कौन सा ऑप्शन होगा? तो एक ऑप्शन दिया है भारी कर लगाना, ठीक है, टैक्स बढ़ाना, बैंक की जो रेट होती है उसको ऊंची कर देना, ठीक। और एक आपको दिया है ए और बी दोनों, एक आपको दिया लागत में वृद्धि। तो मुद्रा संकुचन का जो रीजन होता है वो भारी कर लगाना और बैंक दर ऊंची कर देना, ये दोनों रीजन होता है। आगे बढ़िए, भारत में रुपए का अवमूल्यन किया गया, कितनी बार किया गया? 3 बार, 5 बार, 7 बार, या इनमें से कोई नहीं? भारत में रुपए का जो अवमूल्यन किया गया है वो कितनी बार किया गया? तो ध्यान रखिएगा 3 बार किया जा चुका है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, भारत में पहली बार रुपए का उन्मूलन जो किया गया था वो कब किया गया था? 1 जून 1966 को किया गया था, 20 सितंबर 1949 को किया गया था, 1 जुलाई 1991 को किया गया था, 3 जुलाई 1991 को किया गया था। भारत में पहली बार रुपए का अवमूल्यन कब किया गया था? तो जो इसकी तारीख है वो प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखिएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे 20 सितंबर 1949 को हुआ था। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय मौद्रिक नीति का जो उद्देश्य है वो क्या है? ऋण प्रबंधन करना, वित्तीय प्रबंधन करना, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, उपरोक्त सभी। भारतीय मौद्रिक नीति क्या है? भारतीय मौद्रिक नीति का उद्देश्य बताइए कि क्या है? तो 10th का एक ही ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन होगा, जहाँ पे वित्तीय प्रबंधन करना, अरेंजमेंट करना, ऋण प्रबंधन करना, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। हमने अभी तक 10 तो क्या वैसे कोई यहाँ पर है जिसको 10 में से 10 मिला? कोई स्टूडेंट है यहाँ पर जिसको 10 में से 10 मिला? किसी का कोई गलत नहीं हुआ है, उम्मीद है। अगर 10 में से 10 मिला है तो भाई आप बहुत अच्छे हो, वेरी गुड, आपको मिलता है। अगर आपको 8 मिला तो आपको गुड मिलता है, और नीचे मिला तो ठीक है, कोई नहीं, और नीचे मिला तो गलत है। तो ध्यान रखें, इतना भी गलत नहीं, आपको डेट वगैरह हमेशा याद करके रखनी है। और डेट 50 नंबर के पेपर में तो खूब भर के याद कर, 50 नंबर का पेपर जितना बढ़िया आप लिखेंगे उतना नंबर आप गेन करेंगे। नेक्स्ट आइए, 11वां प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो क्या थी? 1956 से 61 तक थी, 51 से 56 थी, 61 से 64 थी, 61 से 75 थी। प्रथम पंचवर्षीय जो योजना की अवधि थी, टाइम ड्यूरेशन था, वो क्या था? ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका एक ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही क्लियर कट पे पता होना चाहिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो अवधि रही है वो 1951 से लेकर 56 रही, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आने की उम्मीद ज़्यादा है, तो थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा। नेक्स्ट देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि रही वो कब रही? 56 से 57 रही है, 51 से 56 रही है, 56 से 57 रही है, और 2012 से 17 रही। बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए जो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी वो क्या थी? तो ध्यान रखिएगा 2012 से 2017 रही है, 12 से 17 के समय पर हुई थी। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, 13वां प्रश्न है, वर्तमान में औद्योगिक उपक्रम को विकसित कर सकते हैं 4 भाग में, 3 भाग में, 2 भाग में, 5 भाग में। प्रेजेंट टाइम में जो औद्योगिक उपक्रम होते हैं उनको हम डेवलप कर सकते हैं। राइट आंसर है 3 भागों में डिवाइड करके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये बात कह रहे थे मैम पीछे के क्वेश्चंस हमने नहीं किए हैं, पीछे की कई सारी चीज़ें नहीं, तो मैं उनके लिए करवा, फिलहाल के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपके क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर करवा रही हूँ। लेकिन इनमें से कुछ चुनिंदा प्रश्न ही जो आते हैं
नहीं तो बहुत पीछे के सेक्शन से प्रश्न बहुत सालों में नहीं बने हैं अभी तक। इस बार हो सकता है कि आपके लिए बन जाए, एक अलग बात है, नहीं तो बहुत जो बहुत फेमस हैं वही इधर से उठाए जाते हैं। 14th बताइए क्या होगा 14th में, तो ध्यान रखिएगा, जिस क्षेत्र में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों का स्वामित्व होता है उसे क्या कहते हैं। जिस क्षेत्र में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों दोनों का स्वामित्व होता है उसे क्या कहते हैं। उसे सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं, उसे संयुक्त क्षेत्र कहते हैं, उसको असार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं, उसको असंयुक्त क्षेत्र कहते हैं। 14th में यहाँ पर क्या होगा, 14 में क्या होगा, जिस क्षेत्र में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों का स्वामित्व होता है उसे कहते हैं। तो 14 में आपका जो राइट ऑप्शन है वो संयुक्त क्षेत्र, सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, 14 में सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, बहुत ही सिंपल क्लियर देखते हैं। आइए 15 देखते हैं क्या है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई 1996 में, 1990 में, 1998 में, 1992 में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई है, किस में की गई है। 15 में कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट होगा। भारतीय लघु उद्योग विकास की संस्थापना बैंक की स्थापना की गई, किस में की गई। तो 15 में आपका एक ही ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट होगा, वो है 1990। 15 में सी ऑप्शन जिनके हैं करेक्ट है। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 15 प्रश्न हमने कर लिए अभी तक, यहाँ पे आपके 15 एक सेक्शन में आते हैं। ये लास्ट का है आपका जो चैप्टर, एकदम लास्ट का है, वहाँ से क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। तो होपफुली क्वेश्चंस नए बहुत सारे होंगे, ज़रूर है। अगर सीरीज़ में दिया होगा तो अलग बात है, अदरवाइज़ तो मैंने इससे पहले ऐसे प्रश्न नहीं करवाए हैं, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर करवा दे रही हूँ ताकि आप देख लें। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंक ड्राफ्ट है। बैंक ड्राफ्ट क्या है। साख मुद्रा है, वास्तविक मुद्रा है, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा है, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा है। बैंक ड्राफ्ट है तो वो क्या है, बैंक ड्राफ्ट क्या है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये एक साख मुद्रा, अभी मैंने आपको उसके भागों में जब बताया तब जैक और ये सारी चीज़ें बताई थी ना, तो वो उसके टाइप्स के अंदर पूछ रहा है। आगे देखिए, मुद्रा संकुचन का कारण क्या है। सरकार द्वारा भारी कर लगाना, सरकार द्वारा जनता के ऋण को बढ़ाना, सरकार द्वारा मुद्रा की मात्रा को निरंतर घटाना, उपरोक्त सभी। मुद्रा संकुचन का कारण क्या होता है। सरकार द्वारा जनता से ऋण लेना, उपरोक्त सभी। सरकार द्वारा मुद्रा की मात्रा को निरंतर घटाना, सरकार द्वारा बहुत ज़्यादा टैक्स लगाना, मुद्रा संकुचन। ध्यान रखिएगा सब कुछ है, सरकार के थ्रू जनता से जो ऋण लिया जाता है वो भी है, टैक्स लग रहा है वो भी है, और वैल्यू वगैरह घट रही है वो भी है। ठीक है, आगे देखिए, चेक के जो रूप हैं वो क्या है। एक रूप होते हैं, दो रूप होते हैं, तीन रूप होते हैं, चार रूप होते हैं। 18वां प्रश्न भी काफ़ी बढ़िया है, चेक के रूप आपसे पूछ रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया था 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो 18 में सी जितने भी स्टूडेंट बता रहे हैं उनका यहाँ पर एकदम सही है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ऐसे प्रश्नों को करने में। बेसिक बेसिक है, अब देखते हैं आपके इस बार पेपर में क्या आपसे पूछा जाता है। आगे बढ़िए, कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि जो होती है वो क्या कहलाती है। मुद्रास्फीति, मुद्रा अवमूल्यन, मुद्रा अस्फीति और मौद्रिक नीति। जो कीमत के लेवल में एक निरंतर ग्रोथ देखने को मिलती है वो यहाँ पर आपको क्या कहलाती, यही आपसे पूछ रहा है। रिप्लाई करते हुए बताइए क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा आपका जो ये प्रश्न है यहाँ पर बहुत ही बेसिक, इसका एक ही ऑप्शन सही है, वो भी जो सही है पहला है, मुद्रास्फीति कहलाता है। 19 में एज इनका भी उनका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक प्रमुख फेमस काम नहीं है। तो विनिमय का माध्यम नहीं है, सामाजिक आय का वितरण नहीं है, मूल्य का मापन नहीं है, और मूल्य का संचयन नहीं है, संचय नहीं है। मुद्रा का काम कौन सा नहीं, मुद्रा के कार्य क्या है, मुद्रा के कार्य क्या नहीं है, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर है 20 का जो आपसे पूछा जा रहा है वो यहाँ पर है, सामाजिक आय का वितरण नहीं है। बाकी विनिमय का माध्यम तो है ही, मूल्य का समापन भी है, मूल्य का संचय भी है, यही सिर्फ यहाँ पर नहीं है, बाकी आपके सारे ऑप्शन जितने और दिए गए हैं वो सही है। नेक्स्ट है, लघु उद्योग के लिए निवेश सीमा कितनी होती है। 1,60,00,000, 1,50,00,000। जो लघु उद्योग होते हैं उनकी जो निवेश सीमा के क्राइटेरिया होती है वो कितनी होती है बताइए। तो लगभग लोग यहाँ पर 5 करोड़ है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत का आर्थिक विकास निर्भर करता है, भारत का आर्थिक विकास निर्भर करता है कुटीर उद्योग पर, छोटे पैमाने के उद्योग पर, बड़े पैमाने के उद्योग पर, उपरोक्त सभी। बताइए यहाँ पर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। तो ध्यान रखना है
कि भारत का जो आर्थिक विकास है वो काफ़ी तरीके से जो डिपेंडेंट है, एक पूरा डिपेंडेंट है वो कुटीर उद्योग पर है, छोटे पैमाने के उद्योग पर भी है, बड़े पैमाने के उद्योग सब कुछ है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक विकास होने से क्या होगा? अगर इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होगा तो क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति की आय भी बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति की आय घट जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर इंडस्ट्रीज ग्रोथ होगी तो क्या होगा? 23, ध्यान रखिएगा, अगर इंडस्ट्रियल औद्योगिकरण होगा, उनका डेवलपमेंट होगा तो हर व्यक्ति की आय बढ़ेगी, ईच पर्सन की सैलरी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट देखते हैं, अर्निंग इंक्रीज। कुटीर उद्योग चलाए जाते हैं जो परिवार के सदस्यों की सहायता से, ट्रस्ट के द्वारा, मोहल्ले के कुछ लोगों के से मिलकर और केवल शहर के वासियों के जो कुटीर उद्योग होता है उनको चलाने का काम के इसके नेतृत्व में चीज़ें होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक ही ऑप्शन आपका सही है, मतलब मोहल्ले के लोग आपस में मिलकर ऐसा कोई छोटा सा स्टार्टअप करते हैं, बिजनेस करते हैं, किसी के पास कुछ स्किल है उनके स्किल्स को एक साथ मिलाकर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सूत काटना उद्योग जो है वो क्या है? कुटीर उद्योग का ऑप्शन है, रसायन उद्योग है, आधारभूत उद्योग है, लघु उद्योग है। कुटीर सूत काटना, सूत काटना कैसा उद्योग है? तो ध्यान रखिएगा, जो सूत काटा जाता है वो आपका कुटीर उद्योग में आता है। ठीक है, कुटीर उद्योग में आता है। आगे बढ़िए। औद्योगिक वित्त नियम की निगमन की स्थापना का विधेयक पारित हुआ है कब? 13 फरवरी 1948 को, 17 फरवरी 1949 को, 20 अक्टूबर 1948 को, 1 जुलाई 1991 को। तो ध्यान रखिएगा, एक ही ऑप्शन आपके इस प्रश्न से संबंधित है। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर इस क्लास को देख रहे हैं, ए ऑप्शन बता रहे हैं 13 फरवरी 1948, उनका सही है। बाकी अगर आप कुछ और बता रहे हैं तो करेक्ट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट देखते हैं 27, भारत का मोक्ष उसके कुटीर उद्योग में निहित है। ये कथन किसका है? विवेकानंद का, गांधी जी का, जवाहरलाल नेहरू का, कीन्स का। भारत का मोक्ष उसके कुटीर उद्योग में ही निहित है। तो ये किसने कहा है? तो ध्यान रखिएगा, आपने बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा के बारे में जब पढ़ा तो गांधी जी का कथन इसे बहुत था, क्योंकि वो चाहते थे कि कुछ ऐसा चीज़ सीखो जिससे व्यवसाय कर सको, कुछ कमा सको। तो ये भी कथन जो है उन्हीं का है। आगे बढ़िए। ऐसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन और स्वामित्व स्थापित करती है उसको क्या कहलाते हैं? उसको राष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, स्थानीय कंपनी कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, राज्य स्तर की कंपनी कहते हैं। तो ध्यान रखें, उसको एमएनसी कहा जाता है। तो ऐसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में अपनी ब्रांच, फ्रेंचाइजी को खोलती है, गवर्न करती है, चलाती है, कंट्रोलिंग करती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनमें, तो ध्यान रखें उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, सो सिंपल एंड सो इजी, क्लियर कट में मैंने आपको 28 प्रश्न करवाए। इस चैप्टर में आपके 28 प्रश्न दिए थे जो कि मैंने पूरे करवा दिए। 30 से 2 कम सिर्फ रहे हैं, यानी कि 2 पेपर के हिसाब से। आपके पीछे के सेक्शन से जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी थे वो मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए। इनके ज़्यादा लघुत्तरी हैं वो भी आपको देख के जो चुनिंदा होगा उसको मैं छांट कर आपको करवा दूंगी। सारे नहीं करूँगी क्योंकि सारे आएंगे नहीं। बाकी इनके आगे के जो चैप्टर्स हैं उनकी भी चीज़ें आपको 50 नंबर का मेरा टारगेट थोड़ा ज़्यादा रहता है। बाकी और पेपर जो होते हैं वो आपके पासिंग होते हैं, उनमें हमें सारे पेपर्स में हमें 25-24 ऐसे नंबर नहीं मिलते, लेकिन इन तीनों पेपरों में हमें 40 से ज़्यादा नंबर मिलता है। तो इसीलिए इस पे मेहनत करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इतना ध्यान रखिएगा, 50 नंबर के तीनों पेपर पे अगर जिसकी कमांड है और मैथ उसकी अच्छी है तो वो सारे पेपर कर ले जाएगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, सब निकाल लेंगे। लेकिन अगर जो है दिक्कत किस में होगी कि आप मैथ में ही वर्क बहुत दे रहे हैं और 50 नंबर वाले पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मैथ तो मान लो कैसे पास होगा, लेकिन 50 वाले में भी कम नंबर पाओगे तो मेरिट नहीं बनेगी। तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। इसीलिए राइटिंग पे थोड़ा सा काम करिए। जो चुनिंदा चीज़ें हैं, फेमस हैं, बार बार आ रही हैं, रिपीट हो रही हैं, उन पे थोड़ा ध्यान रखिए। कुछ इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को बनाइए जिस तरीके से आप उस चीज़ को रिपीट कर पाएँ। पढ़ने से बिल्कुल भी बोर मत होइए। 1 हफ्ते का समय, जितना आपसे बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज़ करिए समय को, उतना आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो ये रही आज की छोटी सी क्लास जहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे से इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस को किया है। क्लास अगर आप सभी को पसंद आई है तो क्लास में जाते जाते एक छोटा सा कमेंट अपना ज़रूर करिएगा। आपके फीडबैक मुझे मिलने चाहिए जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। ऐसे आप लोगों की स्माइल करते रहिए, पढ़ते रहिए, पेशेंस बनाए रखिए, सब कुछ बढ़िया होगा, होप अच्छी होनी चाहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।